हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ताकि इन 15 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप उसे मिस करके ना आए, यानी कि उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके ही आए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक होंगे। यानी कि इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 ठोस अवस्था, चैप्टर 2 विलयन, चैप्टर 3 वैद्युत रसायन, चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी और चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन, इन सभी चैप्टर के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और जो 15 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है वो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, मैनी टाइम्स, लॉट ऑफ टाइम्स आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज ला सकूं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है ठोस अवस्था चैप्टर से, क्योंकि मैं इस चैप्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूं। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बचे थे उनको मैं आपको बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि पुराने मकान की खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे तथा दूधिया हो जाते हैं, क्यों? यानी कि जो पुराने मकान की खिड़कियों में लगे शीशे होते हैं वो नीचे से मोटे और दूधिया क्यों हो जाते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि जो कांच है ये एक आक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, और ये इनमें कुछ द्रवों की तरह गति करने का भी गुण होता है, यानी कि द्रवों की तरह प्रवाह का गुण भी इनमें पाया जाता है, और वो भी बहुत मंद गति से। तो देखिए, लिखिए, पुराने कांचों में लगी खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे तथा दूधिया हो जाते हैं क्योंकि कांच एक छद्म ठोस है। छद्म ठोस का मतलब कांच एक छद्म ठोस है, यानी कि कांच एक अतिशीतित द्रव है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? क्योंकि कांच में द्रवों के भाग प्रवाह होने का गुण होता है, ठीक है, तथा गुरुत्व के प्रभाव से मंद गति से नीचे की ओर बहने लगता है। यानी कि जो कांच होता है वो धीरे धीरे बहुत मंद गति से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण वो धीरे धीरे तली पर क्या होगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है, तली पर क्या होगा, मोटा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को दे सकते हैं आंसर कि पुराने मकान की खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे क्यों हो जाते हैं। तो इसका रीजन ये है कि पुराने मकानों में लगी खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे तथा दूधिया हो जाते हैं क्योंकि कांच एक छद्म ठोस है और इसमें द्रवों की तरह प्रवाह होने का गुण भी पाया जाता है, जो कि बहुत ही मंद गति से होता है। इसलिए गुरुत्व के प्रभाव में मंद गति से नीचे की ओर बहने लगता है, ठीक है। यही आपको यहां पर आंसर लिखना है। चलिए दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों के कोई दो उदाहरण लिखिए। यानी कि आपको हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के उदाहरण यहां पर लिखना है, ठीक है। दो उदाहरण आपसे पूछा गया। तो देखिए, एक है बर्फ। बर्फ का फार्मूला होगा H2O, बर्फ का फार्मूला होगा H2O, ठीक है। तो एक आपका हो गया बर्फ जो कि सॉलिड, देखिए किस स्थिति में रहता है बर्फ, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में। उसके बाद में NH3 ये सॉलिड अवस्था में हो, ठोस अवस्था में। तो ये दोनों हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के उदाहरण हैं। एक है बर्फ जो कि सॉलिड अवस्था में होना चाहिए, दूसरा है NH3 अमोनिया जो कि सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आपके हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। तीसरा है कि यूरिया का गलनांक तीक्ष्ण होता है जबकि कांच का नहीं, क्यों? यानी कि यूरिया का गलनांक तीक्ष्ण होता है, बहुत ही जल्दी इसका गलनांक अधिक होता है, जबकि कांच का नहीं, ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता, अगर आप यूरिया रख दें तो ये जल्दी गलने लगेगा, ठीक है। आप धूप में रख दें या पानी में रख दें तो ये जल्दी गलने लगेगा, लेकिन कांच इतना जल्दी नहीं गलेगा, क्यों? तो देखिए, क्योंकि यूरिया एक अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। ये एक एमॉर्फस सॉलिड है, क्योंकि यूरिया एक क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, जबकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस
है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि यूरिया का गलनांक तीक्ष्ण होता है जबकि कांच का नहीं, क्यों? तो क्योंकि यूरिया एक क्रिस्टलीय ठोस है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इसीलिए यूरिया का गलनांक तीक्ष्ण होता है जबकि कांच का नहीं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित को संकुलन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो संकुलन क्षमता होती है, पैकिंग इफिशियंसी, उनके बढ़ते क्रम में हमें इन तीनों एकक कोष्ठिका को लिखना है। तो देखिए किसकी संकुलन क्षमता सबसे कम होगी पहले उसको लिखना है, फिर धीरे धीरे जिसकी सबसे ज्यादा उसको बाद में लिखना है। तो देखिए सरल घनीय हमें दिया गया, फलक केंद्रित घनीय और अंतः केंद्रित घनीय। तो सबसे कम जो होगी वो होगी सरल घनीय की, सरल घनीय। ठीक है, उसके बाद इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी अंतः केंद्रित घनीय, अंतः केंद्रित घनीय। ठीक है, और इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी किसकी? फलक केंद्रित घनीय। ठीक है, फलक केंद्रित घनीय। ठीक है, तो देखिए सबसे कम जो संकुलन क्षमता होती है वो सरल घनीय की होती है। इसकी संकुलन क्षमता होती है 52.4%। ठीक है, 52.4%। उसके बाद होती है अंतः केंद्रित घनीय की, इसकी संकुलन क्षमता होती है 68%। उसके बाद होती है फलक केंद्रित घनीय की, जिसकी संकुलन क्षमता होती है 74%। ठीक है, तो इस प्रकार से संकुलन क्षमता होती है सबसे कम सरल घनीय की, फिर फलक अंतः केंद्रित की, फिर फलक केंद्रित की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन है कि क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं से अवयवी कणों के लुप्त होने पर किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। यानी कि कोई क्रिस्टल जालक है जिनमें जालक बिंदुओं से अवयवी कण लुप्त हो जाए तो वहां पर कौन सा दोष उत्पन्न होगा। तो ये एक सिंपल सा फंडा है, चलिए देखते हैं। यहां पर मैं दो क्रिस्टल जालक बनाता हूं, एक मान लीजिए ये है, देखिए आपके समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूं, आपको ध्यान देना है, और एक ये है। ठीक है, अब दो क्रिस्टल जालक हमारे पास हैं, इनके अंदर भी अवयवी कण होंगे तो हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और यहां पर भी अवयवी कण अभी देखिए कैसे रहेंगे, ये देखिए। ठीक है, दोनों सेम हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, इस जालक में धन आयन है, ऋण आयन है, धन आयन है, ऋण आयन है, धन आयन है, ऋण आयन है, धन आयन है, ऋण आयन है और धन आयन है। ठीक है, इस प्रकार से अवयवी कण उपस्थित है। अब क्या हो, अगर इस क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाएं, यानी कि ये इसका जालक बिंदु है जहां पर ये रहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए क्या हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब क्या हुआ, ये वाला यहां पर जो प्लस था वो निकलकर बाहर आ गया, यानी कि गायब हो गया। ठीक है, यहां से निकलकर ये गायब हो गया। तो यहां पर जो दोष उत्पन्न होगा वो कौन सा दोष होगा, वो होगा रिक्तिका दोष। कौन सा? रिक्तिका दोष। ठीक है, क्योंकि ये अपने नियमित स्थान, जिसे हम जालक बिंदु भी कहते हैं, जहां पर ये रहते हैं अवयवी कण, उन्हें हम जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये वहां से गायब हो गए। तो देखिए यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान यानी कि जालक बिंदु से बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं, यानी कि वहां पर रिक्त स्थान आ जाता है, इसीलिए हम उसे रिक्तिका दोष कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमारे सेकंड चैप्टर विलयन से है। क्वेश्चन है कि हेनरी का नियम लिखिए। ठीक है, अब ये नियम तो सिंपल है, मैं बता देता हूं, आपको शायद पता भी हो, तो सिंपली मैं बता देता हूं। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि अगर आप किसी गैस को द्रव में विलय कर रहे हैं, द्रव में घोल रहे हैं, तो जितना ज्यादा आप दाब लगाएंगे उतना ज्यादा गैस द्रव में घुलेगी। ठीक है, तो जो गैस की द्रव में विलयता होती है वो दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, अब यहां पर हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए गैस की द्रव में विलयता हमने m से डिनोट किया इसे, तो ये अनुकमानुपाती P यानी कि प्रेशर के अनुकमानुपाती होगी। तो देखिए जो द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा जो m होगी वो प्रेशर पर डिपेंड करेगी, प्रेशर के समानुपाती होगी, यानी कि आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस द्रव में घुलेगा। ठीक है, अब इस अनुकमानुपाती के चिन्ह को हम हटाएंगे तो हो जाएगा आपका m इक्वल टू, यहां पर एक स्थिरांक जुड़ जाएगा k। ठीक है, तो m इक्वल टू kp, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे यहां पर p क्या है, ये p है दाब।
ठीक है। m क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, और यहां पर k क्या है, k है समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक, या इसे ही हम लोग लिख सकते हैं हेनरी स्थिरांक। आप इसको हेनरी स्थिरांक का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि चालक पदार्थों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। ये हमारे तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है वैद्युत रसायन का, कि चालक पदार्थों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर आपने विलयन का तो एक ही क्वेश्चन बताया। अरे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं पहले से ही प्रोवाइड करवा चुका हूं, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचे थे वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो देखिए चालक पदार्थों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो चालक पदार्थों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। नंबर 1 है हमारा धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, ठीक है। नंबर 1 हमारा है धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, और नंबर 2 हमारा है विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक, ठीक है। तो चालक पदार्थों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक और एक विद्युत अपघटनी चालक, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के 2 उदाहरण लिखिए, यानी कि आपको दुर्बल विद्युत अपघट्य के 2 उदाहरण बताना है। तो नंबर 1 आपका है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य का एक उदाहरण है। एसिटिक एसिड या इसे हम एसिडिक अम्ल भी कहते हैं। दूसरा है NH4OH, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों है दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण, ठीक है। समझ में आ गया। दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, उन्हें हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो देखिए सिंपल है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। अब विशिष्ट चालकता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो लिखिए इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ये है कप्पा, ठीक है, के की तरह बनता है, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, करते हैं। समझ में आ गया। अब कप्पा इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो कप्पा इक्वल टू 1/ρ, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा कप्पा इक्वल टू 1/ρ, जहां रो है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। ये होगा विशिष्ट प्रतिरोध का की परिभाषा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि हमारे चौथे चैप्टर रासायनिक बलगतिकी से है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन आपको याद करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। देखिए वेग स्थिरांक क्या होता है अभिक्रिया का, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, यानी कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया की उस वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, ठीक है। समझ में आया, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्न अभिक्रिया की कोटि बताइए। इसकी आपकी कोटि बतानी है कि ये किस कोटि की अभिक्रिया है। तो देखिए N2O5 इक्वल टू 2NO प्लस हाफ O2, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो सिंपल है। देखिए इसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की एक सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए N2O5 की कितने मॉलिक्यूल है, एक ही है, इसकी सांद्रता 1 है, तो ये होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो लिखिए यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। अब क्यों यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें अभिक्रिया का वेग केवल N2O5
N2O5, ठीक है, की सांद्रता पर निर्भर करता है, कि सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये प्रथम कोड की अभिक्रिया होगी, क्योंकि इसमें अभिक्रिया का वेग केवल N2O5 की सांद्रता पर निर्भर करता है और इसकी सांद्रता 1 है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे 5th चैप्टर से है, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिधारण को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए आपने अधिशोषण पढ़ा, अधिशोष से पढ़ा, अधिशोषक पढ़ा, लेकिन अधिधारण शायद आपको ना पता हो, ठीक है। तो अधिधारण को उदाहरण सहित समझाइए। तो अधिधारण क्या होता है? धातुओं की सतह पर गैसों का अधिशोषण अधिधारण कहलाता है। यानी कि धातु की सतह पर अगर गैसों का अधिशोषण हो तो उसे हम अधिधारण कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण एक समझ लेते हैं। उदाहरण एक समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषण यानी कि हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम धातु की सतह पर अधिशोषण। तो मैंने कहा कि धातुओं की सतह पर गैसों का अधिशोषण अधिधारण कहलाता है। तो देखिए हाइड्रोजन का प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषण हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम अधिधारण कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण को उदाहरण द्वारा समझाइए। समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए समांगी उत्प्रेरण क्या है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक व अभिकारक समान प्रावस्था में होते हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक व अभिकारक, यानी कि जो हमने अभिकारक लिया है वो अभिकारक और जो उत्प्रेरक हमने यूज किया है वो दोनों समान प्रावस्था में हो। समान प्रावस्था का मतलब अगर मैंने अभिकारक लिया सॉलिड तो आपका जो उत्प्रेरक है वो भी सॉलिड होना चाहिए, ठीक है, ठोस। अगर मैंने मान लिया आपका अभिकारक लिया द्रव अवस्था का, द्रव, ठीक है, तो उत्प्रेरक भी द्रव होना चाहिए। अगर मैंने अभिकारक को लिया गैस तो उत्प्रेरक भी गैस होना चाहिए, यानी कि समान प्रावस्था हो। जैसे देखिए तो चलिए समांगी उत्प्रेरण का हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका है 2SO2, ठीक है, ये गैस अवस्था में है, यानी कि ये गैस है, ठीक है, प्लस O2, ठीक है। अब O2 भी आपका गैस है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो उत्प्रेरक लेंगे, यहां पर जो उत्प्रेरक लेंगे वो हमने लिया NO, ठीक है। क्या लिया हमने? NO। तो NO भी गैस अवस्था में है, ठीक है। अब बना क्या हमारा 2SO3, ठीक है, ये भी गैस है। तो देखिए क्या कहा गया, सिंपली आपको मतलब है अभिकारक और उत्प्रेरक की, ठीक है। तो देखिए यहां पर अभिकारक जो है वो गैस अवस्था में है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है। और NO जो उत्प्रेरक मैंने लिया है ये भी गैस है। तो देखिए यहां अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रावस्था समान है, ठीक है, दोनों गैस अवस्था में है। तो ये आपका होगा समांगी उत्प्रेरण, यानी कि इसमें जो उत्प्रेरक है वो अभिकारक के प्रावस्था में है, ठीक है। तो ये समांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। समझ में आया? जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान प्रावस्था में हो वो समांगी उत्प्रेरण कहलाता है, ठीक है। चलिए विषमांगी उत्प्रेरण देखते हैं। अब चलिए देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। तो देखिए इसका सेम उल्टा। देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न प्रावस्था में होते हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग प्रावस्था में है, दोनों भिन्न भिन्न प्रावस्था में हो, तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए जैसे 2H2 प्लस ये किस अवस्था में है? जो हाइड्रोजन है ये गैस है, ठीक है, ये क्या है? चलिए मैं लिख देता हूं गैस, ठीक है, प्लस O2, ठीक है, ये भी गैस है। तो जब 2H2 और O2 को हम मिलाते हैं और किसकी उपस्थिति में, इसका जो उत्प्रेरक होगा वो होगा प्लेटिनम जो कि सॉलिड है, ठीक है। तो क्या बनेगा? 2H2O, ठीक है, ये एक लिक्विड है। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जो अभिकारक हमने लिया है और जो उत्प्रेरक लिया है, ठीक है, इन दोनों की प्रावस्था भिन्न भिन्न है। देखिए यहां पर अभिकारक जो है वो गैस अवस्था में है और जो प्लेटिनम है ये सॉलिड है, जो उत्प्रेरक है वो ठोस अवस्था में है। तो देखिए इनके जो प्रावस्था है वो भिन्न भिन्न है, यानी कि इसमें अभिकारक और उत्पाद की प्रावस्था अलग अलग है। तो ये होगा विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ठोस एरोसॉल क्या है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। यानी कि ठोस एरोसॉल क्या होता है?
नाम से ही स्पष्ट है, ठोस एरोसॉल, ठीक है, एरो का मतलब एयर। तो देखिए ठोस एरोसॉल क्या है, वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस व परिक्षेपण माध्यम गैस होती है, ठोस एरोसॉल कहलाते हैं। यानी कि वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तो ठोस हो लेकिन परिक्षेपण माध्यम गैस हो, वो ठोस एरोसॉल कहलाएगा। देखिए परिक्षेपण माध्यम आपको स्पष्ट होता है लेकिन परिक्षिप्त प्रावस्था आपको अच्छे से महसूस नहीं होती। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में अगर देखा जाए तो धुआं हो गया, धुआं, ठीक है, उसके बाद में धूल हो गया आदि, ठीक है, ये सब क्या है, ये आपका है ठोस एरोसॉल। देखिए धुआं, धुआं आप लोग देखते होंगे कि ऐसे हवा की तरह वो उड़ रहा है धुआं, ठीक है, बट वो हमें दिखाई तो देता है, लेकिन आपको क्या पता है, आपको लगता है वो गैस है, ठीक है, जो धुआं है वो एक प्रकार की गैस है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे ठोस के कण भी उपस्थित होते हैं, ठीक है, उसका जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो ठोस है, उसके अंदर छोटे छोटे ठोस के कण परिक्षिप्त होते हैं, ठीक है, तो ये होगा ठोस एरोसॉल का उदाहरण, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि नम फिटकरी रगड़ने से खून बहना क्यों रुक जाता है। यानी कि जब हम मान लीजिए कहीं हमारे हाथ पर या कहीं भी शरीर के किसी भी अंग पर कुछ थोड़ा सा कट जाए, तो अगर आप उस पर फिटकरी रगड़ते हैं तो खून बहना रुक जाता है, ऐसा क्यों। देखिए हल्की चोट पर नम फिटकरी रगड़ने से खून का अस्कंदन हो जाता है। यानी कि अगर आप हल्की चोट पर नम फिटकरी रगड़ते हैं तो हमारा जो ब्लड है उसका अस्कंदन हो जाता है, जिसके कारण खून बहना रुक जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर मैंने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।